नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत की। उन्होंने नौजवानों के बारे में क्या कहा, जेन-ज़ी के बारे में क्या कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि जेन-ज़ी, जेन अल्फा हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, देशभक्त है। मोहन भागवत ने कहा कि नौजवानों को आंदोलन करने का पूरा हक है। आंदोलन भी संवाद शुरू करने का एक तरीका है। अगर पहले संवाद कर लिया जाए तो आंदोलन की नौबत ही नहीं आएगी। आज मोहन भागवत नई पीढ़ी के साथ संवाद कर रहे थे। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनके साथ कनेक्टेड थे। छात्रों ने मोहन भागवत से हर तरह के सवाल पूछे। संघ प्रमुख से पूछा कि क्या आप मानते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से सरकार पहले बात कर ली थी तो आंदोलन का स्वरूप कुछ और होता? क्या जंतर मंतर पर पुलिस के एक्शन को आप ठीक मानते हैं? क्या पैलेट गन का इस्तेमाल सही था? मोहन भागवत से यह भी पूछा गया कि जब स्कूलों की हालत खराब है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जब सरकारी स्कूलों में लेडीज टॉयलेट ही नहीं है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का क्या मतलब? क्या आरएसएस सेम सेक्स मैरिज के पक्ष में है? यानी मोहन भागवत से सारे मुश्किल सवाल आज पूछ लिए गए। इन सवालों के मोहन भागवत ने क्या जवाब दिए? इसमें सरकार के लिए क्या मैसेज था? देश के नौजवानों के प्रति आरएसएस की सोच क्या है? क्या आरएसएस आंदोलन करने वाले छात्रों के पक्ष में है? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। सोशल मीडिया का खतरा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर भी मोहन भागवत की राय मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं मोहन भागवत ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहा। आज मोहन भागवत से पहला सवाल यह था, क्या वो जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रोटेस्ट को सही मानते हैं? क्या प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एंटी नेशनल कहना सही होगा? इस पर आरएसएस प्रमुख ने दो टूक लफ्जों में कह दिया कि जंतर मंतर पर जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड या एंटी नेशनल आंदोलन कहना बिल्कुल गलत है। वो इस तरह की हरकत करने वालों से सहमत नहीं है। भागवत ने कहा उन्हें लगता है कि जेन-ज़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त है, बस उनका तरीका पुरानी पीढ़ी से थोड़ा अलग है। मोहन भागवत ने कहा कि जो पीढ़ी देश का भविष्य है उस पर संदेह करना ठीक नहीं है। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कि जेन-ज़ी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन-ज़ी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन-ज़ी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जेन-ज़ी ने जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया वो सही था। देश के एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है और जब तक इस सच को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना संभव नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि डेमोक्रेसी में डायलॉग से, डिबेट से, संवाद से ही विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए सबकी बात सुननी चाहिए। अब जेन-ज़ी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन-ज़ी के बारे में, हम लोग जेन-ज़ी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे हम।
हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी, वो जैन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट। और इसके साथ प्यार चाहिए, और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दे टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। तो ये होना ही चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। जब मोम हवस से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन को लेकर, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछा गया, तो मोहन भागवत ने कहा कि उन्हें इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर तुरंत अपनी राय देना ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर उनके सामने कोई एक बात चुनने का विकल्प होगा तो वो जेन ज़ी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करेंगे। कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार, जो इनोसेंट है, उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है, वाह। जेन ज़ी के साथ अपने इस डायलॉग के प्रोग्राम दौरान मोहन भागवत ने रिजर्वेशन पर जो बात कही वो महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वक्त से सवर्ण समाज से जुड़े संगठन आरक्षण में सुधार को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब तक देश में सामाजिक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, जिनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया है, अगर वो बड़ा दिल दिखाएं, अपनी मर्जी से खुद को रिजर्व कैटेगरी से अलग करें तो इसका अच्छा मैसेज आएगा। उन लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है जी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम in those who get the reservations that this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए ये मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword, they are wielding it wrong way, intentionally. Unless that is cured, I don't see anything.
मोहन भागवत ने जेनजी की नीयत पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। आंदोलन करने वाले युवाओं को एंटी नेशनल कहने वालों के मुंह बंद कर दिए। मोहन भागवत ने मेनली 3 बातें कही। एक, एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ है और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों ने कुछ गलत नहीं किया। दूसरा, नई जनरेशन स्मार्ट है, देशभक्त है, उसको फॉरेन फंडेड कहकर बदनाम करना गलत है। और तीसरी बात यह कि वो छात्रों की बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैं मोहन भागवत की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बिना अगर मगर किए, बिना इफ या बट के क्लियर बात की, जेनजी को सपोर्ट किया। आज के जमाने में इतना खुलकर बोलना बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन मोहन भागवत का यह स्वभाव है कि वो बिना किसी परवाह किए अपनी बात साफ साफ कहते हैं, इसीलिए उनका यह मैसेज दूर तक जाएगा। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट झारखंड में भी हो रहा है। 13 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन की सरकार ने स्टूडेंट के साथ संवाद शुरू नहीं किया है। कल झारखंड सरकार ने 2 अफसरों को प्रदर्शनकारियों के पास भेजा था। छात्रों से मुख्यमंत्री के साथ बात करने वाली डेलीगेशन में शामिल लोगों के नाम मांगे थे। आज सुबह ही सरकार को धरने पर बैठे 8 स्टूडेंट्स के साथ साथ कुल 11 लोगों के नामों की लिस्ट भेज दी गई। छात्रों ने सरकार से कहा कि वो तुरंत बातचीत के लिए तैयार है। सरकार बातचीत की जगह और वक्त तय करे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। धरने पर बैठे स्टूडेंट्स अभी भी सरकार के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में सीआईडी की जांच जारी है। आज भी जांच में जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी के और कई बड़े खुलासे हुए। सीआईडी ने इस मामले में 5 और आरोपियों को अरेस्ट किया। अब तक कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज सीआईडी की टीम ने रांची से मनोज कुमार, उमाकांत उराव, रोशन और धर्मेंद्र कुमार के अलावा लखनऊ के रक्षक सिंह को भी पकड़ा। इन लोगों से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। लखनऊ से अरेस्ट किया गया रक्षक सिंह टीडीपीएल कंपनी में अकाउंटेंट था। टीडीपीएल ने ही एग्जाम कंडक्ट कराया। टीडीपीएल के अकाउंटेंट रक्षक सिंह ने जेपीएससी का एग्जाम दिया और पास भी हो गया। उमाकांत उराव ने भी इस बार जेपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। उमाकांत उराव सिर्फ कैंडिडेट नहीं था, वो अभय तिवारी के गैंग के लिए दलाल के तौर पर काम कर रहा था। कैंडिडेट से डील कराने में उसकी भूमिका सामने आई है। 2 आरोपी रोशन केरकेट्टा और मनोज कुमार ने भी इस बार ही जेपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया है। इन दोनों पर भी एग्जाम में धांधली के आरोप हैं। सीआईडी को लोगों के कब्जे से डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं। इनमें जेपीएससी एग्जाम से जुड़े कई अहम सबूत हैं। पैसा लेकर जिन लोगों को इन्होंने एग्जाम पास कराने की गारंटी दी थी, ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम भी सीआईडी को पता लगे हैं। आज हमारे संवाददाता अभय पाराशर पकड़े गए आरोपी मनोज कुमार के घर पहुंचे। घर पर मनोज की मां थी। उन्होंने कहा कि बेटे ने जेपीएससी एग्जाम क्लियर किया है, ये उन्हें नहीं मालूम। जेपीएससी में कोई घोटाला हुआ, इसकी जानकारी भी उनके पास नहीं है। मनोज कुमार की मां ने कहा कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन हो। उम्र क्या है मनोज की? अभी क्या कुछ काम वाम कर रहा था या अभी पढ़ाई कर रहा था? क्या उम्र है मनोज की? पढ़ रहा है अभी, और काम भी उसको हुआ, लेकिन वो काम कर जा रही, अब पढ़ाई कर देखिए हो सकता है। ये जीपीएससी का जो एग्जाम था वो क्या उसने पास किया है? उसमें उसका नंबर आया? हम नहीं जानते। नहीं जानते। तो अब सीआईडी ये कह रही है कि जो मनोज है आपका बेटा, उसके ऊपर ये आरोप है कि जो प्राथमिक परीक्षा हुई थी उसमें धांधलेबाजी घोटाला उसने किया है अभय तिवारी के साथ मिलके। कुछ क्या जानकारी है आपको? हमको कुछ जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं। मजे की बात है कि सीआईडी तो सिर्फ जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी की जांच कर रही है, लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर बैठे हैं। धरने पर बैठे छात्रों ने उन एग्जाम्स की लिस्ट बनाई है जो करप्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गए, जिनमें नौकरियों की खुली बोली लगी। इस लिस्ट को देखकर लगता है कि झारखंड में सरकारी नौकरियों का कोई एग्जाम ईमानदारी से हुआ ही नहीं। छात्रों ने बताया कि जेएसएससी
सीजीएल का एग्जाम 2024 में हुआ, उसमें नौकरियां बेची गई, पेपर भी लीक हुआ। जेएसएससी जेई 2021 और 2022 में भी धांधली हुई। जुलाई 2022 में पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ। 2023 में जब एग्जाम दोबारा हुआ तो गड़बड़ी की वजह से कट ऑफ अचानक पड़ गई। जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर लैब हैक होने का आरोप लगाया। छात्रों ने कहा कि सॉल्वर गैंग ने एग्जाम सेंटर के बाहर से ही पेपर सॉल्व कर दिया। जेएसएससी पीजीटी से लेकर जेपीएससी तक टीडीपीएल ने हर एग्जाम में खेल किया। जेएसएससी पीजीटी के एग्जाम से पहले पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने वाले सिंडिकेट को पकड़ा था, लेकिन सरकार ने इस केस को रफा दफा कर दिया। इस गैंग के पास से पुलिस को ब्लैंक चेक और कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स तक मिले थे। जेएसएससी उत्पाद सिपाही एग्जाम में भी पुलिस ने 159 कैंडिडेट और सॉल्वर गैंग को मिलाकर 166 लोग अरेस्ट किए थे। इस मामले को भी दबा दिया गया। जेएसएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती में सही जवाब लिखने वाले कैंडिडेट फेल कर दिए गए। जेएसएससी सहायक आचार्य में भी कट ऑफ घोटाला करके पैसे देने वाले कैंडिडेट को फायदा पहुंचाया गया। स्टूडेंट्स खुलकर कह रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम्स में नौकरियां बेची गई। जिन्होंने पैसे दिए उन्हें ज्वाइनिंग मिली, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उन्हें बाहर कर दिया गया। स्टूडेंट्स ने आज एक लिस्ट प्रोटेस्ट साइट पर लगाई। इसमें बताया गया है कि किस एग्जाम को पास कराने का रेट कितना था। ये नौकरी बिक्री केंद्र जेपीएससी डीएसपी के लिए 1.2 करोड़, एफआरओ के लिए 80 लाख, बीडीओ के लिए 90 लाख, सीओ के लिए 1 करोड़, ये जेपीएससी है। और जेएससी सीजीएल के लिए 70 लाख, बीएसओ के लिए 40 लाख, पीजीटी के लिए 30 लाख, एसआई के लिए 39 लाख, जेई के लिए 25 लाख। और ये जो रेट लिस्ट हमने आपको दिखाई, ये स्टूडेंट्स के बेहद गंभीर आरोप हैं और ये तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो रेट लिस्ट मैं देख रहा हूँ, ये क्या है रेट लिस्ट, कैसे लगाई, क्या पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र साहू है, मैं रामगढ़ से हूँ सर। यहाँ जेपीएससी और जेएसएससी का दोनों बिकता है नौकरी। झारखंड में नौकरी और उद्योग चलता है, जिसको लेना है पैसा लेकर आवे या नौकरी ले जाए। जैसा पैसा वैसा नौकरी देंगे आपको हम, चाहे आपका डिग्री कोई भी हो। अगर डिग्री नहीं हो तो डिग्री भी आपका सेट हो जाएगा। ये हमारे मनगढ़ंत नहीं है, हमने इसे नहीं लिखा है, ये सीआईडी की रिपोर्ट में है। ये अभय तिवारी ने इसका खुलासा किया है। ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए डीएसपी का है, ये बीडीओ सीओ का 70 से 80 लाख रुपया है। ये आदि आपको जेएसएससी में चाहिए एएसओ का तो उसका 60 से 70 लाख रुपया है। इस तरह पीजीटी टीचर का 30 से 40 लाख रुपया। मतलब ये एक्चुअली यहाँ जितने सारे लोग हैं ना, हर गली हर मोहल्ला आपको एक दलाल मिल जाएगा कि पेपर लीक बहुत ही छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूरा एक सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है। ये परीक्षा होने से पहले ही पूरा का पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज रहता है। जैसे हम प्री का एग्जाम दे के आए, जेपीएससी का प्री दिए, घर आए, उधर से अननोन पर्सन का कॉल आता है कि आप एग्जाम जेपीएससी में बैठे हो। तो हम पूछते कौन है आप, तो बोलते नहीं आपका ये उम्र सीट है, आप ये है, आप यहाँ पे मिलिए, आपका जेपीएससी में करा देंगे, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, इतना करा दीजिएगा, ये ऐसे सेटिंग होगा, आपको ये पद देंगे। ऐसे करप्ट हो रहा है और इस टाइप से सीट बिक रहा है। डेट लिस्ट ऐसे लगता है जैसे फॉर्म निकलता है, नोटिफिकेशन जैसे जेपीएससी का निकलता है। पूरे झारखंड में दलाल जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और स्टूडेंट को अपने ओर आकर्षित करने में, और उन्हीं के द्वारा ये रेट लिस्ट दिया जाता है कि आपको ये पोस्ट चाहिए तो आपको इतना लगेगा, जिसमें से कुछ पैसा आपको एडवांस के तौर पर देना पड़ेगा और सारे सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे और ब्लैंक चेक देना पड़ेगा। उसके बाद उस छात्र को अपने ओर अट्रैक्ट करके फिर उसको झांसे में लेकर के सारा चीज़ तय किया जाता है। आज ही झारखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू से पहले बीजेपी और एजेएसयू के विधायकों ने एग्जाम्स में घोटालों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एजेएसयू के एमएलए निर्मल कुमार महतो उर्फ तिवारी महतो रेट लिस्ट का पोस्टर पहनकर विधानसभा पहुंच गए। निर्मल महतो ने कहा कि झारखंड सरकार ने मॉनसून ऑफर लॉन्च किया है। जिनके पास पैसा है उन्हें न डिग्री की जरूरत है न एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत है, वो रेट लिस्ट के हिसाब से पैसा देकर नौकरी पा सकते हैं। निर्मल महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों से बातचीत का दिखावा कर रही है, जांच भी खाना पूर्ति के लिए है। हेमंत सोरेन की सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही इस घोटाले की सच्चाई सामने आएगी।
सरकार का मानसून ऑफर चल रहा है और ये काफी मानसून ऑफर अच्छा है। जो भी बिना पढ़े लिखे लोग या दूसरे राज्य के लोग भी इसमें इस ऑफर में नौकरी ले जा सकता है। झारखंड सरकार के मंत्रियों से और यहाँ के विभाग के अफसरों से मिलिए और डायरेक्ट नौकरी ले सकता है। डीएसपी का अलग रेट है, बीडीओ का अलग रेट है, सीईओ का अलग रेट है, अनुमंडल पदाधिकारी का अलग रेट है और जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उसका अलग अलग चार्ट रेट है। डीएसपी का क्या रेट है? 2 करोड़ से 2.5 करोड़ में हो जाएगा। ये रेट है बीडीओ सीईओ का, ये है अफसरों का रेट है, ये रेट घूसखोर अफसरों का रेट है। ये पूरा भारत में सीट बेचने का काम किया है और यहाँ के छात्रों को मरने का बेबूस कर दिया है। वार्ता ये चॉकलेट या लेमचूस हम लोग बोलते हैं बचपन में, ये लेमचूस से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री रिजाइन दे। यहाँ के पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ झारखंड का भ्रष्ट है। ये खुला ऑफर मानसून सत्र का ऑफर को फायदा लेकर ही लोग जगह जगह सीट बेचने का काम किया है। कि जब भ्रष्टाचार पूरा मंत्रालय ही है तो कार्रवाई करने का कई सवाल है। फिर वही लोग जेल से आएगा। देख लीजिए पूजा सिंघल को, जब वो कम से कम 100 करोड़ रुपया नगद पकड़ाया और कौन मंत्रालय में भी विभाग में है, वैसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए, वैसे अफसरों का फांसी होना चाहिए। लेकिन सरकार का मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली और मुंबई में और विदेशों में घूम रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि विपक्ष बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों का आंदोलन शुरू होने से पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर क्यों दिया गया, तो मंत्री महोदय इधर उधर की बातें करने लगे। सरकार को छात्रों तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? नहीं, देखिए 2 विषय हैं। आप इसको पहला देखें, चूँकि निरंतर जो जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है उस पर कार्रवाई तत्परता के साथ हो रहा है। उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई है। लगातार अनुसंधान के क्रम में जो आ रहा है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। बनी जब ब्लैक लिस्टेड थी दूसरे राज्यों में, तो झारखंड में क्यों दिया गया? सरकार के नॉलेज में आया है तो कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें नैतिकता के आधार पर चेयरमैन ने रिजाइन दिया, कार्रवाई हो रही है। क्योंकि सरकार के संज्ञान में अगर वो ब्लैक लिस्टेड था तो नहीं आया था, दोषीवार पदाधिकारी जो भी है उस पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने विधानसभा के अंदर भी यह मुद्दा उठाया। नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकारी भर्तियों में जो गड़बड़ी हो रही है इसमें सरकार भी शामिल है। अगर ये आरोप गलत है तो हेमंत सोरेन इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले क्यों नहीं करते? देखिए, रिफॉर्म तो सरकार को, मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, जेसीसी में और जीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे। एलफ्रांके पे तो कोई दाग नहीं था सर इससे पहले। एलफ्रांके से क्या काम करता था आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। सचिवालय में वो कैसे रहते थे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। और इसीलिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो भी वहां रिजाइन दे दिया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए? पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना। बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा तो सरकार की तरफ से मंत्री इरफान अंसारी ने बचाव किया। जेपीएससी में हुई धांधली के लिए उन्होंने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सब बीजेपी का ही किया धरा है। घड़ियाली नकली हितैषी जबरन युवाओं के आंदोलन में कूद जाना, ये भाजपा की फितरत है। आज सदन के बाहर हंगामा कर रहे थे, किस लिए? जेपीएससी के लिए। जेपीएससी को भ्रष्टाचार
कि नींव किसने डलवाया, युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया, युवाओं को बर्बाद किसने किया? ये भाजपा के लोग ने किया। पहली बार मुख्यमंत्री कौन बना इस राज्य का? बाबूलाल मरांडी जी। और जेपीएससी घोटाला वहीं चालू कर दिया। पूरा भाजपा का परिवार अगर आप देखिएगा तो सब जेपीएससी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। इनके बाल बच्चे कोई ना कोई सीओ होगा, कोई बीडीओ होगा, कोई डीएसपी होगा। और आज आप हितैषी बन रहे हैं। आज युवाओं के साथ हम लोग खड़े हैं। युवाओं को जो आंदोलन है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, इसलिए सरकार का बचाव कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने झारखंड में हुए घोटालों के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। इससे यहां के छात्रों में नाराजगी भी है। आज राहुल गांधी ने झारखंड में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पर बयान तो दिया, लेकिन साफ साफ बात नहीं की। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। अब तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि झारखंड में नौकरियां बिकती हैं। यह भी साफ है कि एग्जाम्स में सेटिंग होती है। यह काम ऑर्गेनाइज सिंडिकेट करता है। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि पेमेंट कैश में भी होता है, चेक से भी होता है और डिजिटल पेमेंट भी हो जाता है। मतलब सारा काम खुलेआम। छात्रों का सिस्टम पर विश्वास नहीं है। राज्य सरकार टीडीपी जैसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करती? इस मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपती? भ्रष्ट अधिकारियों का ट्रांसफर क्यों नहीं करती? ये सवाल हेमंत सोरेन की सरकार के मंशा पर संदेह खड़ा करते हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा कि वो अदालत का आदेश मानेंगे, काम पर लौटेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहेगा। असल में महाराष्ट्र सरकार ने होम्योपैथी डॉक्टर्स को 1 साल के ब्रिज कोर्स के बाद एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की इजाजत दी है। कोर्स पूरा कर चुके होम्योपैथी डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर कराने का आदेश भी 5 जुलाई को जारी हो गया। इसके विरोध में एलोपैथिक डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। आज मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स और आईएमए के अधिकारियों ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले का सुओ मोटो संज्ञान लिया। काम छोड़कर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स को चेतावनी दी। कहा कि अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में एक भी मरीज की मौत इलाज के अभाव में होती है तो इसके लिए डॉक्टर्स को जिम्मेदार माना जाएगा। अगर डॉक्टर्स काम पर लौटने से इनकार करते हैं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो डॉक्टर्स की बात भी सुनने को तैयार हैं, लेकिन पहले डॉक्टर्स ड्यूटी ज्वाइन करें, 1 घंटे के भीतर स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। कोर्ट की सख्ती पर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन अब डॉक्टर्स के विरोध पर एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। आज जो हमारा इतने दिनों से हम स्ट्राइक कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीएचएमएस सीसीएमपी को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर ना किया जाए इसके लेकर, और हमारी जो बाकी भी रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगे थी उसके लेकर जो हम स्ट्राइक कर रहे थे, उसके लिए आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुओ मोटो रिट पिटीशन लिया। उसमें हमें निर्देश दिए गए हैं कि आपने जो हिपोक्रेटिक ओथ ली है और पेशेंट के बेनिफिट में आप ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करें और आज के आज अपनी ड्यूटी पे जारी हो जाए, ऐसे निर्देश हमें कोर्ट ने ओरली वहां पे दे दिए हैं। बट हमारा प्रोटेस्ट चालू रहेगा। हमारा ये प्रोटेस्ट हम पीछे नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट को हम यही विनती करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं, जो डिमांड्स है, वो अभी भी आप टेबल पे लीजिए, एक चर्चा के लिए बुलाइए। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप कोर्ट से सरकार से बातचीत कीजिए, बट सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। असल में मुद्दा 12 साल पुराना है। 2014 में केंद्र सरकार आयुष विभाग ने होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी यानी CCMP कोर्स लॉन्च किया। यह कोर्स करने के बाद होम्योपैथी डॉक्टर्स को एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने की परमिशन देने का प्रावधान दिया।
2014 में ही महाराष्ट्र सरकार ने इस नियम को राज्य में लागू करने के लिए कानून बनाया। उसी वक्त से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी नए कानून को सपोर्ट कर दिया, लेकिन आईएमए और एमएआरडी का विरोध जारी रहा। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। 3.5 साल से यह केस कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन 3 दिन पहले महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने पहला सीसीएमपी सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिससे एलोपैथिक डॉक्टर्स भड़क गए। आईएमए और एमएआरडी ने हड़ताल शुरू कर दी। सरकार से वो सीसीएमपी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। एलोपैथी डॉक्टर्स का कहना है कि जब मामला हाईकोर्ट के सामने है तो सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? इतनी क्या जल्दबाजी थी? आपको किसका दबाव था कि आपने 2 दिन पहले एमएमसी का जो टाइम है, ऑफिशियल टाइम है, उसके बाद रात को 8:40 को आपने बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर को आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया। हम 1 साल से इस चीज के लिए हम जो उसका फॉलोअप ले रहे हैं, सीएम है या मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को हमने हर बार निवेदन दे दिए और हमारी एक ही मांग थी। लास्ट टाइम भी हमने काम बंद आंदोलन किया था 2025 में, और उस वक्त मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें लेखी आश्वासन दिया था कि जब तक मुंबई हाईकोर्ट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन एमएमसी पे नहीं करेंगे। तो ये जो उन्होंने दिया हुआ जो लेखी आश्वासन था उन्होंने किया है और 2 दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है। एलोपैथिक डॉक्टर्स का तर्क यह है कि डॉक्टर बनने के लिए वो 5 से 6 साल तक स्टडी करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 1 साल का कोर्स करके होम्योपैथी डॉक्टर्स को भी एमबीबीएस डॉक्टर्स की तरह दवाएं लिखने का परमिशन दे दी जाए तो ये मरीजों के लिए खतरनाक होगा। हमारे यहाँ पे 2nd ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है और उसके बाद हमारे जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगते हैं 3rd ईयर एंड 4th ईयर, 3rd माइनर 3rd मेजर, तब हमारे सारे सिस्टम्स हमको पढ़ाए जाते हैं और सारे मेडिसिन, सर्जरी वगैरह सारे जो विषय है, पीडियाट्रिक्स, गायनी, ये सारे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं। उस दौरान जो हमने 2nd ईयर में पढ़े हुए मेडिसिन है, जो हमने डिटेल में 1 साल में जो पढ़ा हुआ मेडिसिन है, वो हम आगे के 2 साल में और इंटर्नशिप में, इस दौरान हम पेशेंट पे उसकी क्या रिएक्शन होती है, उसकी क्या एक्शन होती है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे कैसे बचना है, ये सब हमको सिखाया जाता है। दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या वो बराबरी में आता है, क्या वो इक्विटी में आता है, क्या वो इक्वालिटी में आता है, इसका दुष्परिणाम पेशेंट को भुगतना पड़ेगा। पेशेंट की जान से खिलवाड़ रहेगा, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे नहीं हो रहे ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन होम्योपैथी और आयुष डॉक्टर्स का कहना है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स बेवजह सरकार के फैसले को मुद्दा बना रहे हैं। होम्योपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ झूठी बातें कही जा रही हैं। इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि जितनी पढ़ाई एलोपैथी डॉक्टर्स पढ़ते हैं वही सिलेबस होम्योपैथी डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं। आईएमए और माड़ को चैलेंज करता हूं कि आप इतना लोगों को, आम जनता को और आम पेशेंट को परेशान करके क्या हासिल करना चाहते हो? इतना ही आपकी ताकत है तो आपने स्टे कोर्ट से क्यों नहीं लाया? अगर उन्होंने आईएमए और माड़ ने बंद कर दिया सेवा देना तो हमारे आयुष डॉक्टर हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने बैठेंगे और वहां पे फ्री में लोगों को सेवा करेंगे, रुग्णों की सेवा करेंगे। मैं ये भी बोलूंगा आईएमए और माड़ को कि अगर कोई सरकारी कायदा बनता है और उसको खत्म करने की आप कोशिश करते हो दबाव से, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। तो हमारे पास उतनी मतलब काबिलियत है ना, इसलिए हम प्रूव कर रहे हैं ना कि हमारे नाम के अगर डॉक्टर वो पैथी के आगे लगा है। और ये कोर्स वैसे भी MUHS ने ही ये किया है कि हम लोगों को दिया है। 1 ईयर का जो फार्माकोलॉजी कोर्स है वो हमें MUHS से ही मिला है और हाई कोर्ट से उसको हमें फाइनल रिट पिटीशन का परमिशन भी मिला है। मुझे ऐसे लगता है होम्योपैथी और एलोपैथी जो भी MBBS के सब्जेक्ट है और होम्योपैथी के सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सेम है। आप कॉपी कर सकते हो, आप चेकआउट मार सकते हो। सो क्यों मतलब उल्टा हमारे पास डुअल वेपन है, हम डुअल वेपन से आपके ऊपर वार कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे आर फाइटिंग विद अस। डॉक्टर्स का विवाद बढ़ा तो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने डॉक्टर्स को भरोसा दिया कि सरकार किसी के खिलाफ नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टर्स हो या एलोपैथिक डॉक्टर्स, सब आम लोगों की सेवा करते हैं, सरकार किसी का नुकसान नहीं होने देगी।
फडणवीस ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए, जैसा कोर्ट का फैसला होगा सरकार वैसा ही करेगी। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। पेशेंट को तकलीफ हो इस प्रकार का प्रोटेस्ट करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मांग क्या है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जो हमारी डॉक्टर्स की रजिस्ट्री है उसमें अन्य पैथी के लोगों को जो एंट्री दी गई थी उसकी खिलाफत वो लोग कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि अगर हमको माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि उसकी अलग रजिस्ट्री करें तो हम अलग रजिस्ट्री करेंगे। जो न्यायालय कहता है उस अनुसार हम काम करेंगे। सबने माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, जो उच्च न्यायालय कहता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। राज्य सरकार भी हमारे लिए तो जितने सारे चिकित्सक हैं वो किसी भी पैथी के हो, हमारे लिए सारे समान हैं और हम उनमें कोई भेद करते नहीं हैं। और विशेष रूप से जो डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो सारे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि उनके ऊपर अन्याय करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हम सब लोग लेट्स वेट फॉर द कोर्ट। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने इस मामले में सरकार को घेरा। अंबादास दानवे ने कहा सारी गलती सरकार की है। देवेंद्र फडणवीस से होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों तरह के डॉक्टर्स को फंसा दिया और इससे मरीज परेशान हैं। सही देखा जाए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें गलत है। गवर्नमेंट ने दोनों साइड के लोगों को विश्वास में लेके पॉलिसी रखना था। गवर्नमेंट ने एक तरफा ये पॉलिसी रखी है। अभी गवर्नमेंट इसमें मैं समझता हूँ पढ़ नहीं रही। गवर्नमेंट ने इसमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के आरोग्य का भी इश्यू इसमें है और मैं समझता हूँ दोनों संगठन से चर्चा की आवश्यकता है। मैं क्या बोल रहा, सरकार तो गलती है ना। सरकार ने जिस प्रकार वो कायदा पारित किया है, लॉ पारित किया है, वो गलत ही था। एक तरफ होम्योपैथिक डॉक्टर, एक तरफ ये इधर के ये दूसरे डॉक्टर, ये दोनों में जो इसमें जो संघर्ष चल रहा है, सही देखा जाए तो दोनों की बाजू सही है, लेकिन उसमें कोई ना कोई अलग मार्ग निकालने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस लेकर अच्छा फैसला किया। मरीजों को भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। जहां तक होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक दवाएं लिखने की परमिशन की बात है, यह मामला मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है या फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता है। असली बात तो यह कि हमारे देश में खासकर गांव में डॉक्टर्स की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स का डेफिसिट 80% तक है। बरसों तक जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर्स तैयार करने के लिए प्रयास नहीं हुए। 2013 में हमारे देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे। अब मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़कर 780 से ज्यादा हो गई है। लेकिन डॉक्टर एक दिन में तो तैयार नहीं हो सकते। वो लोगों का इलाज करना शुरू कर सकें, इस प्रोसेस में 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसलिए चैलेंज बड़ा है। अब जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उनसे निकले डॉक्टर्स जब काम करना शुरू करेंगे, तब जाकर प्रेशर कम होगा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और हाई प्रोफाइल केस में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने तहलका मैगजीन के फॉर्मर एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को सेक्सुअल हैरेसमेंट का दोषी करार दिया। तरुण तेजपाल को कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को तुरंत जेल नहीं भेजा, सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस दौरान वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। मामला करीब 13 साल पुराना है। तरुण तेजपाल पर तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक फीमेल जर्नलिस्ट ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली लड़की तरुण तेजपाल की बेटी की दोस्त थी। गोवा में तरुण तेजपाल इस लड़की के लोकल गार्जियन थे। इसके बावजूद तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ 2 बार गलत हरकत की, जिसकी वजह से उन्हें अब 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह घटना 7 और 8 नवंबर 2013 की है। थिंक फेस्ट के लिए तरुण तेजपाल गोवा गए थे। इस फिल्म में जर्नलिस्ट को साथ ले गए थे। इसी दौरान तरुण तेजपाल ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। लड़की 10 दिन तक चुप रही। फिर 18 नवंबर को उसने तहलका मैगजीन के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की।
20 नवंबर को तरुण तेजपाल ने तहलका के एडिटर चीफ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। 21 नवंबर को गोवा पुलिस ने सो मोटो एफआईआर फाइल की और 30 नवंबर को तरुण तेजपाल को अरेस्ट कर लिया गया। तरुण तेजपाल करीब 8 महीने जेल में रहे। जुलाई 2014 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने जमानत दे दी। इसके बाद 2021 में गोवा की लोअर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया, लेकिन गोवा सरकार ने लोअर कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया। 5 साल सुनवाई चली और आज बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद तरुण तेजपाल ने इसे पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। उन्होंने अपनी बेगुनाही के सारे सबूत पेश किए, लेकिन हाईकोर्ट ने उन पर गौर नहीं किया। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। ये 100% जाएंगे, हमको कोई डाउट नहीं है। हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडाटा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं। आपको पता है उमर खालिद जेल में बैठा है 6 साल से। आपको पता है शर्जील इमाम बैठा है। आपको पता है सुरेंद्र गैडलिंग बैठा है जेल में अलग अलग केसों में। भाई इतने नहीं है, कई दर्जनों लोग हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला लेने के भाव से 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों को छपना बंद करा दिया। लेकिन हम लड़ेंगे। मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे। और इतना मटेरियल है, अगर आप लोग मेरे से बात करना बंद करें और जाके कोर्ट में एविडेंस देखें, इतना एविडेंस है कि मेरे को 10 बार बरी हो जाना चाहिए, एक बार भी नहीं। वो एविडेंस हम पूरा पब्लिक के सामने लेके आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्योंकि इस केस में गोवा सरकार पार्टी थी, इसलिए तरुण तेजपाल को सजा मिलने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुशी जताई। प्रमोद सावंत ने कहा कि वो उस महिला की तारीफ करना चाहते हैं जिसने न्याय के लिए 13 साल तक संघर्ष किया। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है। ये केस यानी गोवा की इस भूमि में हुई थी। इसके लिए यानी कंटिन्यूसली फॉलोअप करना यानी गोवा सरकार, गोवा पुलिस और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका काम था। और हमारी सरकार ने कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ। उसमें युवती के साहस को भी मैं नमन करता हूँ। कंटिन्यूसली उसने फॉलोअप किया, वो कंटिन्यूसली यानी कोर्ट में आती रही। इसलिए भी मैं सही में उसको सैल्यूट करता हूँ। तरुण तेजपाल को रेप केस में सजा मिली है। इस अपराध को 13 साल हो गए, लेकिन कोई इसे भूला नहीं है। तरुण तेजपाल हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर रेप केस में सजा को पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे कह सकते हैं? वो अपनी तुलना शर्जील इमाम से कैसे कर सकते हैं? ये बात कैसे भुलाई जा सकती है कि जब केस हुआ था तो तरुण तेजपाल ने विक्टिम से माफी मांगी थी। ये एक आपराधिक मामला है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं संसद में हो रहे हंगामे की। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से इस डेडलॉक को खत्म किया जाए। सरकार डिलिमिटेशन बिल और एफसीआरए बिल पास कराना चाहती है, विपक्ष का सहयोग चाहती है। इसके लिए विपक्ष के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है। आज भी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। राहुल ने कहा वो विपक्ष की दूसरी पार्टियों से बात करके अपना रुख तय करेंगे, इसलिए डेडलॉक जारी है। आज भी राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया, फिर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट की बात की। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार यही बात हो रही है
इसलिए किरेन रिजिजू को गुस्सा आया। रिजिजू ने कहा कि रोज रोज एक ही मुद्दे पर हंगामा करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। चेयरमैन को इस तरह के व्यवहार की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इस पर खड़गे भी भड़क गए। उन्होंने कहा क्या अब उन्हें संसदीय परंपरा, सदन के नियम किरेन रिजिजू से सीखने पड़ेंगे? हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन साहब, और खड़गे साहब सेम चीज बोलते हैं। ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपोजिशन के लिए। और सर, कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा। इनका अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी सदन में मैडम स्पीच भी नहीं हुआ, अभी निकले नहीं है और रूल पहले रूल पढ़ना चाहिए। अब रिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ो? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। यू आर इंसल्टिंग माई मेंबर एंड पवन खेड़ा, यू टुक हिज नेम and you are insulting him as if you are everything. You direct Prime Minister, you direct Home Minister, they should come here, give their statement. We are ready to discuss. The Jaitley ji himself said, disruption is a part of democracy, partial of democracy. You can raise any questions which are relevant to the proceedings. परंपरा तो यह है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विरोधी दलों के नेताओं से अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। इससे सदन में तकरार रोकने में मदद मिलती है। लेकिन किरेन रिजिजू तो रोज दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं से टकराते हैं, उन्हें खरी खरी सुनाते हैं। इसलिए गतिरोध दूर होगा इसकी संभावना कम दिखाई देती है। विपक्षी नेता भी कम नहीं है, वो रोज रोज एक ही तरह के सवाल उठाते हैं, जवाब सुनने को तैयार नहीं होते। जो संसद बहस का फोरम है वो प्रोटेस्ट का फोरम बनकर रह गई है। विपक्ष के एमपी जिस अंदाज में हंगामा करते हैं उसमें कोई काम की बात कैसे हो सकती है? अच्छी बात यह कि आजकल सब कुछ टीवी पर लाइव दिखाई देता है, जनता सब देखती है और पब्लिक सब जानती है। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के गुट के बीच झगड़ा अब सड़क पर आ गया। जहां जहां राजावड़िंग का प्रोग्राम होता है वहां वहां चन्नी के सपोर्टर्स पहुंच जाते हैं, नारेबाजी होती है, फिर झगड़ा झंझट होता है। मंच पर खड़े होकर राजावड़िंग और दूसरे नेता लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। आज लुधियाना में यही हुआ। यहां पार्टी के स्टेट इंचार्ज भूपेश बघेल का स्वागत होना था। मंच पर राजावड़िंग और उनके करीबी नेता थे। भूपेश बघेल को माला पहनाई जा रही थी। बैकग्राउंड में भूपेश बघेल और राजावड़िंग की बड़ी तस्वीर थी। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे, नारे लगाने लगे, तो राजावड़िंग के सपोर्टर्स ने चन्नी के सपोर्टर्स की पिटाई शुरू कर दी और फिर जमकर हंगामा हुआ। मजे की बात है कि जिस वक्त हॉल के भीतर दोनों गुटों के लोग आपस में लड़ रहे थे, उसी वक्त हॉल के बाहर भी चन्नी के सपोर्टर्स की नारेबाजी जारी थी। हंगामा करने वाले कुछ लोगों ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, कुछ लोगों ने हाथ में टी शर्ट ले रखी थी। इस टी शर्ट पर भूपेश बघेल की तस्वीर थी, जिसमें बघेल को जनरल डायर के रूप में दिखाया गया था। इन लोगों ने भूपेश बघेल गो बैक के नारे भी लगाए। इन लोगों ने कहा कि वो लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं, लेकिन कांग्रेस दलितों को उनका हक नहीं देती, इसलिए वो भूपेश बघेल का विरोध कर रहे हैं।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 14 ਟਿਕਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਡੀ ਜਦ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, 10.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਹੋਤੀ ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सोशल जस्टिस ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ? भूपेश बघेल हर बूथ कांग्रेस मजबूत इस कार्यक्रम के तहत पंजाब के हर जिले में सम्मेलन कर रहे हैं। अब तक 18 जिलों में प्रोग्राम हो चुके हैं। उनके हर प्रोग्राम में हंगामा हुआ। भूपेश बघेल 2 दिन बाद पंजाब से लौटेंगे और फिर पंजाब में कांग्रेस की हालत पर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। लेकिन आज लुधियाना में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, पार्टी ने उसे गंभीरता से लिया है। भूपेश बघेल और अमरिंदर राजा वडिंग दोनों ने कहा कि हंगामा और नारेबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। अभी तो दौरा ही कर रहे हैं। राजा ने कहा ना कि सबको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी, कोई छोड़ेगी नहीं किसी को। 40 बंदे नारे मार के चले जान। मैं बाद च सरदार जी बैठे सी साडे भरा, मैं 12 ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ फोटो हथ खड़ी करके कहा भी खिंच लो कि कोई एक सीट खाली हैगी है। जे वो 40 बंदे नारे मार के चले जान ते पंडाल फुल होवे, ਇਹਦਾ मतलब कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। वो बंदा कमजोर है जेड़ा नारे मार रहा है या मरवा रहा है। 100% होई। वो जनाब पहला भी कार्रवाई हुई है, पहला भी ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट देंगे, ਚੱਕ देंगे ਬਟੇ। ये मामला तो हंगामे के बीच खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल फाइट से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राजा वडिंग ने एक और चाल चली। उन्होंने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजा वडिंग ने कहा कि वो हाईकमान से अपील करेंगे कि या तो उन्हें विधानसभा का चुनाव न लड़ाया जाए, अगर लड़ाया जाए तो भगवंत मान के खिलाफ उतारा जाए। वैसे तो राहुल गांधी ने फैसला करना और खड़गे साहब और आपने, मेरी औकात नहीं है। दलवी साहब जीरा कल कह रहा था राजा वड़िंग को भगवान और सुखबीर के खिलाफ लड़ाना। सुखबीर तो बेचारा पहले ही लंबा पड़ा है। सर या तो मेरे को मत लड़वाना, या तो मेरे को मत लड़वाना, अगर लड़वाना तो फिर भगवंत मान के खिलाफ ही लड़ाना, मैं लड़ूंगा। राजा वडिंग के इस बयान की खूब चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब भी आया। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने कहा कि राजा वडिंग ने सिर्फ सियासी शगुफा छोड़ा है, वो खुद भगवंत मान का मुकाबला नहीं करना चाहते, क्योंकि नतीजा क्या होगा ये उन्हें अच्छी तरह मालूम है। राजा वडिंग को छोड़ो, चाहे उनके नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो भी आ जाए, सभी की जमानत जो है जब्त होगी। तो लड़ा दे, कांग्रेस देख ले, बहुत पहले भी लड़ाए थे। तो भगवंत मान साहब तो हरमन प्यारे नेता हैं, और जो कांग्रेस ने जिसको मर्जी लड़ाना, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पंजाब के लोग मन बना चुके हैं भगवंत मान साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का। पंजाब में कांग्रेस के नेताओं को आपस में लड़ते देखकर भगवंत मान को कितनी खुशी होती होगी। चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस के नेता तो आपस में एक दूसरे को चुनौती देने में बिजी हैं, और यह हर रोज हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। यह समझना मुश्किल है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में कुछ करने, कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं है। आज बंगाल में बीजेपी के एक विधायक की जबरदस्त चर्चा हुई। बीजेपी एमएलए जितेंद्र तिवारी ने एक रैली में सार्वजनिक तौर पर कहा कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता तोलाबाजी टैक्स वसूलने लगे हैं। ये नहीं चलेगा, क्योंकि जनता ने इसी तोलाबाजी से परेशान होकर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। जितेंद्र तिवारी पश्चिम बर्धमान जिले की पांडवेश्वर सीट से चुनाव जीते हैं। जैसे ही जितेंद्र तिवारी के भाषण का वीडियो सामने आया तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मुद्दा मिल गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार पर हमले शुरू हो गए, और इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन भी हुआ।
ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बीजेपी विधायक का वो बयान सुनवा देता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद तोलाबाजी बढ़ गई है। 2 महीना में हमारे आदमी लोग उससे ज्यादा बड़ा गुंडा बनने का कोशिश कर रहा है। आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है हमारा पार्टी का आदमी लोग। वो लोग महीना में 4 गो क्वार्टर दखल करता था, तो 1 हफ्ता में 4 क्वार्टर दखल कर रहा है। जहां से मन वहीं से चंदा ले रहा है लोग। ठेकेदार लोग को परेशान कर रहा है, उनको बोल रहा है ये काम कीजिए, ये काम मत कीजिए, इसके लिए पैसा देना होगा, उसके लिए पैसा देना होगा। सोच रहा है लोग जितेंद्र तिवारी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ पता चल रहा है। जितेंद्र तिवारी ने यह बयान दिया। इसके बाद कई वीडियो सामने आए। नॉर्थ 24 परगना जिले के बादुरिया नगर पालिका के एक वीडियो में टेबल पर 500 के नोटों के बंडल रखे हैं और इसमें बीजेपी के 2 लोकल लीडर दिखाई दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि यह वीडियो एक चिटफंड कंपनी के ऑफिस का है। अब इसे बीजेपी के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है, यहीं पर पैसों की डील होती है। देखिए, तोलाबाजी बीजेपी पहले निर्वाचन से पहले वो बोला था जे भय आउट भरोसा इन। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी 3 महीने में जो उसका गुंडागिर्दी जो तोलाबाजी चल रहा है, 5 साल रहेंगे तो कितना क्या होगा, ये सब तोलाबाजी का जमाना आ जाएगा। तो बीजेपी नेता लोग बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा है जो हम टॉलरेट नहीं करेंगे और बोल के जा रहा है। धीरे धीरे ग्राउंड लेवल में अभी तोलाबाजी ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, तो वो लोग को देखना होगा क्या करना है नहीं है। नॉर्थ 24 परगना की तरह एक दूसरा वीडियो आसनसोल से आया। आसनसोल में रात के अंधेरे में बालू के ट्रकों से वसूली की जा रही थी। वसूली करने वाला खुद को बीजेपी का नेता बता रहा था। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस तरह की घटनाओं को बीजेपी ने गंभीरता से लिया। जिन लोगों के बारे में शिकायतें मिली उन्हें नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे के साथ बीजेपी को सत्ता सौंपी है, उस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टी के लोग भी गड़बड़ी करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे लोगों के ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं हो। ये कुछ अफवाह फैलाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यकर्ता को अपने पार्टी से निकाल दिया, शोकॉज किया, सस्पेंड किया। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों का एक मैसेज है, जो जनता ने पश्चिम बंगाल में चुनाव में जो मतदान दिया वो कपड़ा बदलने के लिए नहीं, कपड़े के अंदर, जैकेट का अंदर जो आदमी है उस इंसान को बदलने के लिए। तो सबको इसमें सचेत रहना चाहिए। देखिए, जो फेक टोलगेट था, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालने का बाद ही उसको समाप्त कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार की रोजगार बना बढ़ गया। अभी बहुत सारे रुपया आ रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे थे। आप कोल मिनिस्ट्री में चेक करिए कितना प्रॉफिट कोल मिनिस्ट्री अभी कर रहे हैं। आप स्टेट के एक्सचेकर को देखिए, उसमें भी पैसा आ रहा है जो पिछले 15 साल से नहीं आया। पार्टी का कोई भी नेता ये टोल गेट की कार्यक्रम में शामिल नहीं था। कोई भी इलीगल टोल नाका आज की डेट में पश्चिम बंगाल में नहीं है। बीजेपी का नेता इसमें कभी नहीं शामिल था। जो आप कारण दर्शाओ नोटिस जो आप बात कर रहे हैं, आप जो संख्या बता रहे हैं, ये सटीक नहीं है। हाँ, हम लोग कुछ लोगों को शोकस किया है। पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम का कारण क्या है, किस कारण से किया है तो हम नहीं बताएंगे। तो इसका साथ टोल नाका कोई कारण नहीं। लेकिन शौमिक भट्टाचार्य के इस जवाब को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दिखावा बताया। कुणाल घोष ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को नोटिस जारी करने से क्या होगा। अगर बीजेपी की नीयत साफ होती तो तोलाबाजी टैक्स वसूलने वालों को पुलिस के हवाले करती। देखिए, बीजेपी का जो पूरा तोलाबाजी चल रहा है, उनका जो लीडर है शमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पाल, वो जितेंद्र तिवारी, अमलान भादुड़ी, उनका टॉप लीडरशिप भी बोल रहा है जी ये 15 बरस में जो नहीं हुआ, 2 महीने में भाजपा वर्कर्स उनका ज्यादा कर रहा है। बहुत सारे जगह से एलिगेशन आ रहा है और भाजपा भी कुछ
वो तो पुलिस में देना चाहिए। ये पूरा तोलाबाजी गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है। भाजपा का वन सेक्शन, सब लोग नहीं, वन सेक्शन पूरा देखिए ना, तृणमूल का जो कुछ लोगों का, पूरा तो नहीं, कुछ लोगों का बहुत नाम हुआ था तोलाबाजी के लिए, तो भाजपा का तोलाबाज ने तृणमूल का जो तोलाबाजी किया था उसका ऊपर तोलाबाजी, डबल डे का तोलाबाजी कर रहा है। तो इसीलिए अभी भाजपा में भी अंदर से बहुत आवाज आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने तोलाबाजी से परेशान होकर बीजेपी को वोट दिया। राजनीतिक प्रोटेक्शन में चलने वाली गुंडागर्दी और लूट से नाराज होकर सरकार में बदलाव किया था। अब अगर ये बीमारी बीजेपी में घुस गई तो लोगों का विश्वास टूटेगा। 2-4 जगह भी अगर ऐसे केस हुए तो लोगों में नाराजगी होगी। इस मामले में ना तो कोई सफाई देने से काम चलेगा, ना इधर उधर की बात करने से फायदा होगा। शुभेंदु अधिकारी को ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने जातियों को साधना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव सवर्ण समाज पर भरोसा जीतना चाहते हैं, लेकिन योगी की नजर समाज के अंत्योदय वर्ग पर है। योगी ने आज उन आदिवासी घुमंतु जातियों के लोगों के साथ संवाद किया जिनकी सुध कोई नहीं लेता। यूपी सरकार ने घुमंतु जाति आयोग का गठन किया। यह आयोग उन जातियों के विकास के लिए सरकार को सुझाव देगा जिन्हें 150 साल पहले अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया था। आज योगी ने कहा कि जिन बहादुर लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंका था, जिनके ऊपर अंग्रेजों ने बेइंतहा जुल्म किए थे, आज़ादी के बाद देश की सरकारों ने इन जातियों के लिए कुछ नहीं किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी सिर्फ खुश गिनी चुनी खास जातियों का ख्याल रखा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों को कोई नहीं पूछता, बीजेपी उन्हें पूछती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप सोचो, इससे पहले क्या कोई सोचता था कि निषाद राज गुहा का ये भव्य प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में लगेगी? भगवान राम के साथ गले मिलते हुए निषाद राज की भव्य प्रतिमा आज आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी श्रृंगवेरपुर के टीले के ऊपर दिखाई देती है। कितना भव्य तस्वीर है। कोई सोचता था महाराज सुहेल देव की विजय स्मारक बहराइच में बनेगा? आज वो बन करके तैयार हो चुका है। कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ट्राइबल म्यूजियम बनेगा? आज वो बन गया है। बलरामपुर में, मिलिया कोडर में भी बन गया है, और हम मिर्जापुर सोनभद्र में भी उसकी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे सारी पार्टियां कहती हैं कि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते, पर जब चुनाव आते हैं तो सबको मजबूर होकर जातिगत समीकरण बनाने पड़ते हैं। कैंडिडेट्स भी कॉन्स्टिट्यूंसी के कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से तय किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को याद किया और योगी आदित्यनाथ समाज के अलग अलग वर्गों का, कम संख्या वाली जातियों का विश्वास जीतने में लगे हैं। अब अगर कोई सोशल मीडिया पर गैर कानूनी, एआई या डीप फेक कंटेंट पोस्ट करता है तो इसकी शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस कंटेंट को हटाना होगा। अश्लील और चाइल्ड एब्यूज से जुड़े मामले 2 घंटे के अंदर हटाने होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट से जुड़े रूल्स को आज काफी सख्त कर दिया। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के अधिकारियों ने लगातार दूसरे दिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अश्विनी वैष्णव ने मेटा के टॉप मैनेजमेंट को साफ साफ बताया, अगर उसे भारत में कारोबार करना है तो भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। आज मेटा से उसके एल्गोरिथम, कंप्लायंस मैकेनिज्म और चेक्स एंड बैलेंसेस को लेकर सवाल पूछे गए। सरकार से बातचीत के लिए मेटा के ग्लोबल अफेयर्स के चीफ जोएल कप्लान अमेरिका से इंडिया आए हुए हैं। अश्विनी वैष्णव ने जोएल को बता दिया कि अगर मेटा ने कानून का पालन नहीं किया तो कंपनी को आईटी एक्ट में मिली सेफ हार्बर की सहूलियत खत्म कर दी जाएगी। इसी बीच सरकार ने एआई और डीप फेक को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट की क्लियर लेबलिंग होगी और ट्रेसेबल मेटा डेटा को जरूरी कर दिया गया है। पहले कोर्ट या सरकार के ऑर्डर पर सोशल मीडिया कंपनियों को गैर कानूनी कंटेंट 36 घंटे में हटाना होता था, लेकिन अब ये मियाद कम करके सिर्फ 3 घंटे कर दी गई है। ग्रीवियंस रिड्रेसल की समय सीमा भी घटा दी गई है। अब चाइल्ड एब्यूज और न्यूडिटी जैसे सेंसिटिव मैटर्स में कंटेंट को 24 घंटे के बजाय 2 घंटे में हटाना होगा। डीप फेक और इलीगल एआई कंटेंट की पहचान और रोकथाम के लिए ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। डीप फेक वीडियोज और एआई कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाना जरूरी था। सरकार ने जो किया वो ऐतिहासिक है। आम लोगों के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट और असली कंटेंट में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद इसका विक्टिम रहा हूं। एआई कंटेंट से कभी दवाइयों के प्रचार के लिए वीडियो बना दिए जाते हैं, तो कभी लोगों को फर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए लालच दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मिले जहां बच्चों को मिसलीड किया जाता है, कई बुजुर्गों को ठगा जाता है। कई केसेस में एआई जनरेटेड कंटेंट से झूठ फैलाकर भावनाओं को भड़काया जाता है। और अब तक तो ये होता था कि जब तक इस कंटेंट को हटाया जाता, हजारों लोग इसे देख चुके होते थे, इससे प्रभावित हो चुके होते थे। अब डीप फेक को, फर्जी एआई कंटेंट को 3 घंटे में हटाना अनिवार्य होगा। ये एक वेलकम स्टेप है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। झारखंड जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी के विरोध में कल छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग हुए एमपीज के साथ कल ब्रेकफास्ट करेंगे। योगी आदित्यनाथ कल अंबेडकर नगर में 707 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। कल दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। इस सत्र में रेखा गुप्ता की सरकार 3 इंपॉर्टेंट बिल पेश करेगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।